Hello, my dear juniors. You are welcome to one sort of your electrical measurement and instrumentation. तो कि ऑब्वियसली आप थंबनेल देखे होंगे और यहाँ पे लिखा भी है कि आज हम जो है यूनिट नंबर थर्ड का वन शॉट कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हम यूनिट का सिलेबस कंटेंट आपको दिखाते हैं और इसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम बताते हैं और ये भी बताते हैं कि कितना इम्पोर्टेंस है इस सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग टू योर एकेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो सबसे पहले हमें बता दें कि नॉट नथिंग ओनली फॉर AKT एग्जामिनेशन, इफ यू प्रिपेयर फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन दिस यूनिट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड ऑब्वियसली यूनिट नंबर थर्ड जो है ना वन ऑफ द वेरी इजी एंड कम्प्लेक्स एंड कंटेनिंग वेरी मोर कंटेंट ऑल्सो। तो अगर इसको अच्छे से आप नहीं पढ़ेंगे तो देख सकते हैं कंटेंट बहुत ज़्यादा इसमें है और सब एक दूसरे से मतलब रिलेटेड है। तो सभी यूनिट को बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा तब जाके ये कहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो आपने पोटेंशियोमीटर आप जो मतलब पढ़े थे क्लास 12th में, वो पोटेंशियोमीटर थोड़ा सा एडवांस लेवल का इसमें पोटेंशियोमीटर जिसका नाम है डीसी क्रॉम्पटन हम पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा उसको मतलब उसमें मॉडिफिकेशन किया गया है और हम पढ़ेंगे कि डीसी क्रॉम्पटन मतलब इंपॉर्टेंट है। और डीसी क्रॉम्पटन जो आपका पोटेंशियोमीटर है ये मोस्टली आपके एग्जाम में पूछा जाता है, राइट। एंड मेजरमेंट ऑफ अननोन रेजिस्टेंस करेंट वोल्टेज एसी पोटेंशियोमीटर। देखिए हम मेनली जो है ना इसमें डीसी ब्रीज और एसी ब्रीज पढ़ने वाले हैं। मतलब पहले तो हमने ये डीसी क्रॉम्पटन और जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज मतलब ये डीसी में आएगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो एसी ब्रिज एंड डीसी ब्रिज अगर आप डिप्लोमा से होंगे तो डिप्लोमा में सबसे पहले हम बता दें ये जो यूनिट है ये यूनिट नहीं है। जो फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट थर्ड को छोड़ के फोर्थ एंड फिफ्थ मतलब हम 4 यूनिट डिप्लोमा में पढ़ के आते हैं, लेकिन जो ये थर्ड यूनिट है वो हम डिप्लोमा के सिलेबस से आउट है, लेकिन बीटेक में पढ़ना पड़ता है। तो एंड एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमको बता दें कि इसमें मोस्टली जो कवर है ना एसी ब्रिज एंड डीसी ब्रिज है। तो ये ब्रिजेस क्या होती हैं, अभी व्हीटस्टोन ब्रिज आपने पढ़ा होगा 12th में। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर डीसी ब्रिज की बात करें, जस्ट आई एम सर्चिंग वेरी ब्लैंक पेज, कहीं ब्लैंक पेज हो तो लिख के थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे लिखते हैं, चलो ठीक है। देखो जो आपका डीसी ब्रिज होता है और एक एसी ब्रिज होता है, डीसी में मतलब डीसी का यूज करके हम जो है अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं और एसी ब्रिज से हम मतलब देखो डीसी में क्यों रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तो होंगे नहीं, क्योंकि डीसी में क्या होता है फ्रीक्वेंसी हमारी जीरो होती है, इसलिए 2πfl और 2π1/fc होता है। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी जीरो होगा तो हमारा डीसी में मतलब इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस होगा नहीं। तो डीसी में हमारा केवल रेजिस्टेंस हम फाइंड करते हैं और रेजिस्टेंस दो मेथड से यूज करते हैं। पहला जो है व्हीटस्टोन ब्रिज आप पढ़े होंगे, अब इसमें कैल्विन ब्रिज भी यूज होगा, कैल्विन डबल ब्रिज भी यूज होगा। तो ये हम पढ़ने वाले हैं मतलब स्टार्टिंग में। और एसी ब्रिज जैसे हम पढ़ेंगे उसके बाद हमारा डीसी ब्रिज जैसे हम पढ़ेंगे एसी ब्रिज आएगा। अब एसी ब्रिज में इंडक्टेंस के लिए आएगा और कैपेसिटेंस के लिए आएगा। इंडक्टेंस के लिए 4 ब्रिजेस हैं एंड मतलब एडमसन ब्रिज, मोहो ब्रिज, ही ब्रिज एंड एच ओ ओवन ब्रिज। और इसमें ये मतलब जो कैपेसिटेंस ब्रिज है उसमें डी शॉर्टी ब्रिज पढ़ेंगे, शेयरिंग ब्रिज एंड जो है विन ब्रिज पढ़ेंगे। तो सब ब्रिज को 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे, लेकिन ये जो हमने स्टार्टिंग में आपको एक ओवरव्यू दिया ये जो है यूनिट बहुत ही ज़्यादा कंटेंट, फिर से मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा कंटेंट को कवर करता है। तो प्लीज़ हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, जितना भी हो सकेगा हम कवर करेंगे अच्छे से। आप देख सकते हैं कि जो ये आपका पीपीटी है, पीपीटी बनाने में मुझे बहुत टाइम लग गया और ऑब्वियसली हम एक शॉर्ट रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कवर करेंगे। अदरवाइज़ अगर इसको लेक्चर की तरफ से बनाया जाए तो कम से कम ये इसका जो है कम से कम 10 घंटे तो लगेंगे ही इसको समझाने के लिए। मतलब ऑब्वियसली अगर आपके क्लास में लेक्चर लेके पढ़ाया जाए ना तो लेक्चर में कम से कम 7 से 8 लेक्चर इसको बहुत अच्छे से कवर कर, मतलब इसमें डेरिवेशन बहुत ज़्यादा है, डेरिवेशन फिर से इसका फेजर डायग्राम मतलब जो आप आगे पढ़ेंगे और इनका एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग यूनिट है। और चलिए इसको हम कवर करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डीसी क्रॉम्पटन पोटेंशियोमीटर। डीसी क्रॉम्पटन जो पोटेंशियोमीटर है इसको और नाम से जाना जाता है लेबोरेटरी टाइप पोटेंशियोमीटर। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो आप क्लास 12th में ये पोटेंशियोमीटर ये वाला पोटेंशियोमीटर पढ़े होंगे जिसमें एक हम वायर यूज करते थे जिसको हम जॉगी कहते थे, और जॉगी को जब हम स्लाइड करते थे और जब हमारा ग्लेवेनोमीटर में मतलब डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता था तो वहाँ से जो भी P/Q/R ऑफ फेस जो मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज में आपने रेशियो वाला पढ़ा है उस रेशियो का यूज करके हम क्या करते थे, हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते थे, राइट। लेकिन हम अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो हम बताया आपको, जितना भी चीज़ हम बताएंगे वही चीज़ यहाँ पे कंटेंट पे लिखा हुआ है। तो हम कंटेंट में पढ़ने के अलावा मतलब हम कोशिश करेंगे कि आपको समझाया जाए। तो वही लिखा हुआ है द लॉन्ग स्लाइड वायर इज एक्वर्ड, मतलब इसको करना बहुत ही मतलब अजीब लगता था
एंड इवन फॉर लेंथ जोन कैन नॉट बी रीड मतलब वेरी क्लियरली, मतलब डिग्री ऑफ प्रिसीजन उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता था, यहाँ पे पढ़ना पड़ता था कि किस पॉइंट पे जाके मेरा कैलोरीमीटर का रीडिंग जीरो हुआ है। तो ये मतलब करना बहुत ही अजीब था और प्रिसीजन नहीं था। तो यही हम मॉडर्न जो टाइप का जो ये मॉडर्न लेबोरेटरी टाइप पोटेंशियोमीटर यूज फॉर कैलिब्रेटेड डायल रजिस्टर, इसमें देखिए रजिस्टर और स्मॉल सर्कुलर वायर का यूज करके हम इसका साइज रिड्यूस कर देते हैं। सबसे मेन थिंग जो है, जो हमारा डीसी क्रोम 2 टाइप जो हमारा पोटेंशियोमीटर है उसका साइज जो है रिड्यूस हो जाएगा और इसका एक्यूरेसी जो है बढ़ जाएगा। तो अभी आपने देखा ये जो आपका पोटेंशियोमीटर है ये जो है नॉर्मल पोटेंशियोमीटर जो आपने क्लास 12 में पढ़ा था। लेकिन अगर यहाँ बात करें जो आपके सिलेबस में है वो डीसी क्रोम 2 पोटेंशियोमीटर है। देखिए डीसी क्रोम 2 पोटेंशियोमीटर से हम कैसे अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें क्या होता है कि एक जो होता है यहाँ पे कैलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे स्विच होता है। स्विच जो होता है वो ऊपर और नीचे मतलब दोनों तरीके से क्या होता है, यहाँ से भी सिलेक्ट हो सकता है, यहाँ से सिलेक्ट हो सकता है। सबसे पहले हम एक स्टैंडर्ड बैटरी लेते हैं और एक हम 3 किलो ओम का मतलब जो है रेजिस्टेंस लेते हैं और यहाँ पे भी स्विच जो है गैल्वेनोमीटर से क्या होता है अटैच होता है। यहाँ पे हम एक सर्कुलर जो है ना, सर्कुलर यहाँ पे लिखा है सर्कुलर स्लाइड वायर जो लेते हैं उसका जो मतलब रेजिस्टेंस होता है वो 10 ओम होता है और रेंज जो होता है 0.1 वोल्ट होता है। वैसे ही एक तो हम सर्कुलर स्लाइड वायर लेंगे और एक जो है यहाँ पे मतलब पूरा यहाँ पे भी सर्कुलर हमने क्या लेंगे वायर लेंगे और जो कि डायल स्विच इसे बोलते हैं। इसका 15 स्टेप होता है। देखो यहाँ से स्टेप स्टार्ट होता है, सब कुछ हम समझा रहे हैं, इसका पूरा अच्छे से डिस्क्रिप्शन में मतलब इसके नीचे आप जाएंगे बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया। तो वो आपका काम है पढ़ना, हमारा काम है आपको समझाना। तो ये जो है 15 स्टेप में बांटा गया है, जैसे 0 1 2 3 4 5 15 तक मतलब बांटा गया है। तो एक जो है ना मतलब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो वो 3 ओम मतलब एक स्टेप कवर करता है। लेकिन यहाँ पे 15 स्टेप है तो कितना हो जाएगा 10 × 15 तो 150 जीरो रेजिस्टेंसेस मतलब जो ये आपका डायल स्विच है इसका रेजिस्टेंस 150 जीरो होता है। लेकिन इसमें देखिए इसमें यहाँ पर दिखाया है कि जो करंट इसमें फ्लो होता है ना 10 मिली एम्पियर फ्लो होता है। तो V = I आप पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ से V = कितना आ जाएगा, I जो है हमारा 10 मिली एम्पियर है, रेजिस्टेंस जो है 10 है। इसलिए हर एक स्टेप में जो हमारा 0.1 वोल्ट जो है ना, जैसे हर एक स्टेप में 0.1 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस जो है 10 ओम। तो ये आपको समझना पड़ेगा और इसका वर्किंग जो है ना बहुत ही मतलब इजी होता है। इसमें कोई भी मतलब वायर को स्लाइड नहीं करना पड़ता है। जैसे सबसे पहले हमें स्विच को जो ऑपरेट करते हैं इसको यहाँ से कैलिब्रेट करना पड़ता है। एक बार कैलिब्रेट हो गया उसके बाद जो अननोन रेजिस्टेंस है इससे हम जो है इसको ऑपरेट करते हैं। जब ऑपरेट करते हैं और जब गैल्वेनोमीटर का वैल्यू हमारा 0 होता है वहाँ से यहाँ के जो डायल आते हैं, देखिए यहाँ पे एक बार हमें रीडिंग पढ़ना होता है, इसमें रीडिंग क्या आ रहा है और इसमें रीडिंग, दोनों को कैलिब्रेट करके जो फार्मूला होता है उससे हम अपने अननोन जो है रेजिस्टेंस बहुत इजीली फाइंड करते हैं। सब कुछ लिखा होगा, देखो हम डिस्क्रिप्शन में वही सब लिखा है। देयर इज अ वन डायल, एक डायल स्विच है जिसका 15 स्टेप है, इच हैविंग प्रिसीजन रजिस्टर, जिसका रजिस्टर का वैल्यू जो है 10 ओम है, ठीक है। ऑल्सो हैव सिंगल टर्न सर्कुलर स्लाइड भी है। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि 10 ओम रजिस्टर जो हमने बताया है टोटल का 150 रेजिस्टेंस हो जाएगा, उसमें 0.1 जो है क्या वोल्ट हमारा फ्लो हो रहा है। क्यों, क्योंकि V = IR होता है, I = 10 मिली एम्पियर है, रेजिस्टेंस जो है 10 है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 वोल्ट एक मतलब स्टेप में हमारा फ्लो होगा। तो सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है कि द पोटेंशियोमीटर इज प्रोवाइडेड विद अ डबल थ्रू स्विच विच अलाउ द कनेक्शन ऑफ आइदर स्टैंडर्ड सेल और द अननोन EMF। देखो यहीं पे डबल थ्रो, यहाँ पे डबल थ्रो है ना स्विच, ये आपको जो स्विच देख रहा है यहाँ पे डबल थ्रो है। एक बार जो है हमारा स्टैंडर्ड सेल से कनेक्ट होगा और एक बार अननोन रेजिस्टेंस से कनेक्ट होगा। जब कनेक्ट होगा और दोनों का रीडिंग के बाद हम जो फार्मूला हम मतलब होता है उसमें जब पुट करेंगे तो हमारा जो अननोन रेजिस्टेंस है वो फाइंड हो जाएगा। तो ये जो आपका डीसी क्रोमटोमीटर है ना, द फॉलोइंग स्टेप आर यूज व्हेन मेकिंग द मेजरमेंट अबव द पोटेंशियोमीटर। इसके कुछ मतलब 5 स्टेप होते हैं, सभी स्टेप को आप 1 बाय 1 पढ़िएगा, उसमें वही सब लिखा है जो हमने बताया कि सबसे पहले कम्बिनेशन ऑफ डायल जो है सबसे पहले जो स्लाइड करेंगे और उससे 1 मिनट, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है द कम्बिनेशन ऑफ डायल स्विच मतलब स्लाइड करेंगे और उसको जो है ना सबसे पहले हम EMF जो स्टैंडर्ड सेल है उसका वोल्टेज इतना हुआ है उससे सबसे पहले हम उसको कैलिब्रेट करेंगे। कैलिब्रेट करने के बाद उसको फिर हम क्या करेंगे मतलब गैल्वेनोमीटर में जब नीचे फिर स्विच को थ्रोन करेंगे कैलिब्रेट पोजीशन गैल्वेनोमीटर की जो रियो एडजस्ट करके जब गैल्वेनोमीटर हमारा 0 हो जाएगा तो उसको फिर हम जो रीडिंग है दोनों यहाँ पे ये जो हमारा सर्कुलर स्लाइड वायर है एंड यहाँ पे जो ये डायल स्विच है दोनों का हमें जो है वैल्यू चेक करना पड़ेगा एंड देन स्टेप बाय स्टेप जो भी चीज़ लिखा हुआ है आप पढ़ना, जो भी हमने बताया कि एस थ्रोन जो मतलब सब कुछ लिखा हुआ है जो हमने समझाया।
एंड देन लास्टली अगर स्टेप की हम बात करें तो लास्ट स्टेप में जो स्टैंडर्डाइजेशन है पोटेंशियोमीटर इज चेक अगेन बाय रिटर्निंग, मतलब एक बार नहीं हम 2 बार रिपीट करेंगे द न्यू रीडिंग। मतलब अगर हम संतुष्ट नहीं है वट एवर द वैल्यू वी वांट टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस, अगर वो नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, एक बार और जो है हम वही सेम प्रोसेस करेंगे, हम अननोन रेजिस्टेंस का फाइंड करेंगे। और इस तरह से दिस पोटेंशियोमीटर ए फॉर्म ऑफ डीसी क्रॉम्पटन पोटेंशियोमीटर। और इस तरह से मतलब हम क्या करते हैं, जो हम शुरू में जो हम नॉर्मल पोटेंशियोमीटर हम यूज कर रहे थे उसमें हमें स्लाइड करना पड़ता था, इसमें स्लाइड नहीं करना है और इसमें लंबे वायर की नीड नहीं है। इसमें सर्कुलर हम क्या किए हुए हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट किए हुए हैं जिससे हम इजीली जो है अपना अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो ये तो हुआ हमारा डीसी क्रॉम टू पोटेंशियोमीटर, मतलब पोटेंशियोमीटर हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं हमारा सेकंड टॉपिक है केल्विन ब्रिज। केल्विन ब्रिज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। केल्विन ब्रिज में हम सबसे पहले केल्विन ब्रिज पढ़ेंगे, उसमें डबल केल्विन ब्रिज पढ़ेंगे। पिछली बार डबल केल्विन ब्रिज आया था तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो प्लीज़ इसमें पैसेंस बनाइए। और ऑब्वियसली मैं कह सकता हूँ कि ये जो यूनिट है ना बहुत ही लंबा है, तो इसमें आपको मतलब प्रैक्टिस बहुत ही नीड है, क्योंकि सब जितने भी आपके एसी ब्रिज दिखेंगे ना सबके फेजर डायग्राम, और सभी के फेजर डायग्राम आपको मतलब रिवाइज करना ही पड़ेगा। कम से कम 4 से 5 बार ना फेजर डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखिए उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, मतलब समझ में तो एक आता नहीं है, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कि एंडरसन ब्रिज का फेजर कैसे बनेगा, जो हे ब्रिज, मैक्सवेल ब्रिज, मतलब 8 से 7 8 9 ब्रिज हैं, सबका फेजर डायग्राम आपको रटना ही पड़ेगा। तो चलिए हम केल्विन ब्रिज पढ़ते हैं। अभी तक हमने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था, और जो व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज फॉर मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ फ्यू ओम टू सेवरल किलो ओम। देखिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज जो है ना फ्यू किलो ओम टू सेवरल किलो ओम का रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं। बट ईरर अकर रिजल्ट मीन यूज मेजरिंग लो रेजिस्टेंस। जब लो रेजिस्टेंस हमें मतलब मेजर करना होता है ना तो व्हीटस्टोन ब्रिज हम मेजर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें मतलब वायर का जो वायर हम लेते हैं ना, जो ये हम ब्रिज बनाते हैं, ब्रिज में जो हम वायर लेते हैं गैल्वेनोमीटर या जो भी, तो उसमें रेजिस्टेंस आ जाता है, और इसीलिए जो उस रेजिस्टेंस के कारण ईरर आने लगता है। दिस इज द रीज़न वाई व्हीटस्टोन ब्रिज इज मॉडिफाई। व्हीटस्टोन ब्रिज को मॉडिफाई करके और केल्विन ब्रिज को ऐसा बनाया जाता है कि लो सुटेबल रेजिस्टेंस के लिए हम मेजर करते हैं। मेन थिंग इज मेजर फॉर लो रेजिस्टेंस। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है केल्विन ब्रिज हम क्यों यूज करते हैं। तो ये हुआ आपका केल्विन ब्रिज। अब मॉडिफिकेशन क्या करते हैं, देखो ये हमारा क्या है, केल्विन ब्रिज है, ठीक है। अभी आप पढ़े थे कि व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 हमारे क्या होते हैं, आर्म होते हैं, चारों आर्म यहाँ पे भी। बीच में हम गैल्वेनोमीटर में स्लाइड करते हैं, जैसे इसमें एक पॉइंट लेते हैं डी और स्लाइड करते हैं और इक्विलिब्रियम पोजीशन खोजते हैं, और गैल्वेनोमीटर का जहाँ भी वैल्यू 0 हो जाता है वहाँ से क्या करते हैं हम ऐसा इसका अरेंजमेंट करते हैं। अभी आप पढ़ेंगे कि जो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन व्हीटस्टोन ब्रिज वाइल मेजरिंग लो रेजिस्टेंस द रेजिस्टेंस ऑफ लीड कनेक्टेड इंक्रीजेज। जो लीड वायर है ना उसका जो रेजिस्टेंस है वो ऐड हो जाता है, जिससे करंट मतलब हमारा ईरर आने लगता था। इट कैन बी इजिली अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम के हेल्प से आप इजिली समझ पाएंगे कि हम केल्विन ब्रिज का यूज कैसे करते हैं। तो यहाँ पे लिखा होगा कि द रेजिस्टेंस ऑफ कंटेक्ट दैट कनेक्टेड अननोन रेजिस्टेंस टू स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस एस। देखो यहाँ पे हम एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस लेंगे, हमारा स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस एस है और अननोन रेजिस्टेंस आर है। उसको जो है दोनों को हम क्या करेंगे, एक डी पॉइंट लेंगे मतलब, और इसको क्या करेंगे हम मतलब क्या करेंगे, इसको हम स्क्रॉल करेंगे हम, और रेजिस्टेंस R1 R2 जो भी है, मतलब जैसे आपने पोटेंशियोमीटर पढ़ा था उसी का कंसेप्ट है, उसी कंसेप्ट का यूज करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एम एंड एंड पॉइंट शो द रेंज ऑफ बिटवीन गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड टू द ऑब्टेनिंग नल पॉइंट। हम नल पॉइंट फाइंड करेंगे। सो इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग गैल्वेनोमीटर फ्रॉम पॉइंट एम एंड एन चूज इमीडिएटली डी पॉइंट रेजिस्टेंस आर। मतलब देखो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे हम मतलब एडजस्ट करेंगे ये पॉइंट डी को कि हमारा गैल्वेनोमीटर का रीडिंग जो है 0 मतलब शो हो जाए, और जहाँ से होगा तो ये रेजिस्टेंस जो 2 पार्ट में बट गया। एंड देन फार्मूला हम एक फाइंड करेंगे। देखो ये फार्मूला है। अब ये फार्मूला हम नहीं बताएंगे कैसे आता है, बस R1/R2 इक्वल टू P अपन Q। देखो हम R1/R2 ऐसे बनाएंगे ना कि ये जो है मतलब ये जो आर्म है, आर्म जो है यहाँ पे हम व्हीटस्टोन ब्रिज में मतलब लेंथ का कोई भी रूल नहीं होता था, लेकिन हम इसको लेंथ में डिवाइड कर दिए, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये P1/R1 और Q1/R2 का यूज करके हम क्या करेंगे, अननोन रेजिस्टेंस जो है बहुत इजीली फाइंड कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 1। आगे हम मतलब यही जो प्रेजेंस ऑफ R1 सब कुछ आप पढ़िएगा, वैसे ही हम फाइनली फार्मूला आता है हमारा लास्ट में। अब तो यहाँ पे हम डेरिवेशन कराएंगे नहीं, क्योंकि ये जो हमारा यूनिट बहुत ही बड़ा है। अगर हम एक एक चीज़ बताने लगे तो मतलब ये 3 घंटा या 2 घंटा तो ले लेगा आंसर, ना तो मेरे पास उतना टाइम है और
आपके पास टाइम होगा तो आप पढ़ लेना, और हमारा काम है बस वन शॉट है, ये लेक्चर कोई नहीं है कि आपको एक चीज़ मतलब क से कबूतर ख से खरगोश समझाया जाए, इतना तो मेरे पास टाइम नहीं है। बस वन शॉट मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, और जिसके कारण मेरा भी रिवीजन हो जाए, आपका भी रिवीजन हो जाए। तो लास्टली हमारा जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आता है P/Q इंटू एस आता है। देखो हमें P और Q की वैल्यू मालूम है। देखो हमें आर फाइंड करना है, अननोन रेजिस्टेंस ये फाइंड करना है। हमें पी की वैल्यू मालूम है, क्यू की वैल्यू मालूम है, और एस की भी वैल्यू मालूम है, ये स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से ऐसे हम इसका अरेंजमेंट करते हैं ना कि R1/P और जो R2/Q इनका रेशियो जो होता है ना वो इक्वल आए। इक्वल आए गैल्वेनोमीटर का क्या होगा, रीडिंग जीरो होगा, और रीडिंग जीरो होगा तो इस फार्मूला में क्या करेंगे, पुट करके फाइनली हम क्या करेंगे, इस फार्मूले का यूज करके यहाँ पे लिखा हुआ द एबव इक्वेशन शो दैट द गैल्वेनोमीटर कनेक्ट टू दैट पॉइंट रेजिस्टेंस लीड विल नॉट अफेक्ट द रीजन। मतलब लीड रेजिस्टेंस ना है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं डालता है इस फार्मूला में। तो यही हमारा मतलब लीड का रेजिस्टेंस, जो आप डी देखो, डी जो है, डी कहीं भी इसमें यूज नहीं हो रहा हमारे फार्मूला में। तो इसके कारण ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि जो कम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है ना उसको इजिली हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ केल्विन ब्रीज। अब केल्विन ब्रीज के बाद डबल केल्विन ब्रीज आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, डबल केल्विन ब्रीज। द रेशियो ऑफ आर्म ऑफ पी एंड क्यू आर यूज टू कनेक्ट कैल्वेनोमीटर एट राइट प्लेस बिटवीन द जे एंड के। देखो यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो हमारा पॉइंट जे एंड के, देखो मतलब यहाँ पे हम डबल केल्विन ब्रिज क्यों कहते हैं कि इसमें डबल आर्म लेते हैं, पी एंड स्मॉल पी, क्यू एंड स्मॉल क्यू। मतलब इसका अरेंजमेंट ऐसे करते हैं ना कि इसमें लीड रेजिस्टेंस जो है वो बिल्कुल कोई इसका रोल ही नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखा होगा, देखो द रेशियो ऑफ आर्म पी एंड क्यू आर यूज टू कनेक्ट गैल्वेनोमीटर एट राइट प्लेस बिटवीन द पॉइंट जे एंड के। जो पॉइंट इसमें जे एंड के है ना, जे एंड के पॉइंट हमें सर्च करना पड़ेगा, जे एंड की पॉइंट कहाँ है इसमें, J and key point you are looking anywhere, so tell me। यू कैन सी द मतलब इसका जो कह सकते हैं जो इसका मतलब इसका कंस्ट्रक्शन है, पी एंड क्यू द फर्स्ट रेशियो आर्म बोलते हैं, पी एंड क्यू जो कैपिटल वाला है, और स्मॉल पी एंड क्यू इज द सेकेंड आर्म रेशियो। तो इसमें दो आर्म रेशियो बनाते हैं, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेते हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस लेते हैं, और यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस लेते हैं, और इसका ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन द पी एंड क्यू। जो पी एंड क्यू एट पॉइंट डी, देखो पी एंड क्यू एट पॉइंट डी, जो हमारा P है और Q के बीच में हम गैल्वेनोमीटर पॉइंट D पे ऐसे अरेंजमेंट करते हैं। ये सब कुछ आपको समझना पड़ेगा, इसमें कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि आपको समझाया जाए, बस जैसा अरेंजमेंट है अरेंजमेंट तो याद करना पड़ेगा। इसलिए हमने बोला ना कि प्रैक्टिस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अभी आगे तो चलो, आगे जब AC ब्रिज में चलोगे और हालत ख़राब होगा, अभी तो स्टार्टिंग हो रहा है, इट्स अ काइंड ऑफ जस्ट स्टार्टिंग। आगे चलो देखो कितना हालत ख़राब होगा। तो इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है। इसमें कुछ ब्रिजेज हैं हमेशा मतलब पूछी जाती हैं, कोई स्पेसिफिक ब्रिज तो नहीं है, लेकिन हाँ पिछली बार आई थिंक वेन ब्रिज आया हुआ था, ऐसे ही हर ब्रिज किसी न किसी टाइप पे ब्रिज पूछे जाते हैं। तो बस यही लिखा हुआ है, गैल्वेनोमीटर को ऐसे एडजस्ट करते हैं, पॉइंट पी एंड डी, सेंटर ऑफ द रेजिस्टेंस आर एंड एम एंड एन के बीच में हमारा जो ये हमारा एम और एन है, इसके बीच का जो ये रेजिस्टेंस है, जो एम एंड पॉइंट, इसका रेजिस्टेंस आर है। हमें क्या करना है, सिंपली देखो जो व्हीटस्टोन ब्रिज था, देखो व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसे बनाते थे, पी क्यू आर एस, ठीक है, पी क्यू हमारा जैसे पी क्यू आर और एस हो गया। तो इसका यूज करके गैल्वेनोमीटर इसमें बीच में होता था। इसका वायर का जब हम लो रेजिस्टेंस फाइंड करते थे ना, तो जो गैल्वेनोमीटर का वायर का रेजिस्टेंस है वो ही इंक्लूड हो जाता था। लेकिन हम ऐसा अरेंजमेंट कर रहे हैं केल्विन ब्रिज, डबल केल्विन ब्रिज, कि इसमें जो लीड वायर रेजिस्टेंस है ना उसको कैसे भी रिमूव करना है। तो आगे आप ये सब कुछ मतलब ये जो डेरिवेशन है इसको बहुत ही अच्छे से देख लेना, और डेरिवेशन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जब तक डेरिवेशन नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। एंड फाइनली इसमें भी हमारा R इक्वल टू P/Q इंटू एस आता है। इसमें भी देखो लीड रेजिस्टेंस जो मतलब ये हमारा लीड रेजिस्टेंस है ना, ये हमारा गैल्वेनोमीटर का अगर देखा जाए तो इसका कोई भी रेजिस्टेंस हमारा इसमें हमारे फार्मूला में नहीं आता है। तो फाइनली यहाँ पे यही लिखा होगा, द एबव इक्वेशन the above equation is working equation of Kelvin bridge. The equation show that the result obtained from the Kelvin double bridge is free from impact of connecting lead resistance। हमने वही समझाया ना कि हमें कनेक्टिंग जो लीड रेजिस्टेंस है उसको कैसे भी रिमूव करना है, ताकि हमारा जो है ना ये केल्विन ब्रिज जो है 1 ओम या मतलब बहुत ही छोटे ओम, यहाँ पे कहीं लिखा होगा, लगता है इसमें लिखा नहीं है, नहीं लिखा है, मतलब बहुत ही लो रेजिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है हमारा केल्विन डबल ब्रिज। तो केल्विन ब्रिज क्या होता है, डीसी पोटेंशियल क्या होता है, हमने बताया कि हमारा डीसी का काम जो है ख़त्म हो चुका। अब हम आते हैं एसी ब्रिज। एसी ब्रिज इज़ ऑल्सो वन ऑफ द, मैंने बताया ना एसी ब्रिज में बहुत ही ज़्यादा ब्रिजेज आते हैं। एट स्टार्टिंग हमने बताया कि जो हमारा मतलब एसी में क्या होगा, देखो हमारा एसी में हमें क्या, एसी जो होता है एसी में हमारा रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस
तीनों आएगा। तो रेजिस्टेंस के लिए हमने डीसी में क्या केल्विन ब्रिज पढ़ा, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा, डबल केल्विन ब्रिज पढ़ा ना। अब हम कैपेसिटेंस के लिए 3 ब्रिज पढ़ेंगे, वेन ब्रिज, शेरिंग ब्रिज, डी शॉर्टी ब्रिज। और इसमें 4 पढ़ेंगे, एंडरसन ब्रिज, एम से महो ब्रिज, एंड एम ए एच से हे ब्रिज, एम ए एच ओ से हमारा ओएन ब्रिज। तो ये 4 3 7 3 10 मतलब 10 ब्रिज पढ़ना है। और 10 का मतलब 10 का आप समझ सकते हो क्या बोलते हैं, डेरिवेशन है, फेजर डायग्राम है। तो ये कितना ही ज़्यादा डिफिकल्टी होने वाला है। जब तक इसका प्रैक्टिस नहीं करोगे मेरे दोस्त तो भूल जाओ कि इससे आप नंबर अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस तो कुछ हो नहीं सकता। तो चलो एसी ब्रिज हम पढ़ते हैं। एसी ब्रिज आर द सर्किट दैट आर यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी सच एज इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस। अलॉन्ग विद दिस एसी ब्रिज अलाउ मेजरमेंट ऑफ स्टोरेज फैक्टर, लॉस फैक्टर, डिप्रिसिएशन फैक्टर। ये तीनों फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है और ऑब्वियसली आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है। डिसिपिएशन फैक्टर क्या होता है, स्टोरेज फैक्टर क्या होता है एंड लॉस फैक्टर क्या होता है। तो यही सब लिखा हुआ है। द ब्रिजेज मेथड आर वेरी यूजफुल फॉर मेजरिंग ऑफ इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, फ्रीक्वेंसी, म्यूचुअल इंडक्टेंस, स्टोरेज फैक्टर, लॉस फैक्टर एंड डिसिपिएशन फैक्टर। सभी फैक्टर ही हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये भी मतलब अभी तक आपने डीसी ब्रिज जो पढ़ा था व्हीटस्टोन ब्रिज, उसमें डीसी यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे हम एसी यूज करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द एसी ब्रिज आर सिमिलर टू डीसी ब्रिज इन topology, a way of connecting. It consists of 4 arms A, B, B, C, C, D and D है। जनरली इम्पिडेंस, इसमें इम्पिडेंस आएगा, उसमें केवल रेजिस्टेंस रहता था, राइट। तो मेजरमेंट कनेक्ट बिटवीन ए एंड बी डिटेक्टर, बी एंड डी, बी एंड डी के बीच में क्या बोला है, देखो यहाँ पे भी 4 आर्म है। बोलते बोलते यार पेट दर्द करने लगता है, लेकिन क्या करूँ, बोल दिया हूँ तो आप लोगों को थोड़ा हेल्प कर देता हूँ, ठीक है। तो पी मतलब इसमें 4 आर्म है, एक आर्म ए बी, यहाँ पे ए डी देख सकते हो ए डी, और यहाँ पे डी सी, और ये 4 आर्म है। चारों आर्म जो हैं, और ये जो पी एंड डी है इसके बीच में हम क्या बोलते हैं, कैल्वेनोमीटर जो है डिटेक्टर हम यूज करेंगे। इसका भी वर्किंग सेम वैसे ही है, लेकिन इसमें ऐड क्या हो जाता है, फेजर डायग्राम बनाना पड़ता है, ठीक है। तो वही हम सब पढ़ेंगे, सब कुछ लिखा हुआ आप लोग पढ़ लेना। मैं पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अभी देख सकते हो 21 मिनट हो गया, बहुत ज़्यादा अभी समझाना है। तो आगे हम पढ़ते हैं जो आपका ब्रिजेस होते हैं। द ब्रिजेस सर्किट कंपेरिजन मेथड पे भी काम करते हैं, नल डिफ्लेक्शन मेथड। द ब्रिजेस सर्किट कंपेयर द वैल्यू ऑफ अननोन कंपोनेंट विद द एक्यूरेटली नोन स्टैंडर्ड कंपोनेंट, जो एक्यूरेसी डिपेंड ऑन द ब्रिज कंपोनेंट। मतलब ये भी हमारा नल इफेक्ट पे ही काम करता है, और हेंस द हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी कैन बी ऑब्टेन। तो मतलब ये भी नल डिफ्लेक्शन मेथड पे यूज करते हैं, एसी ब्रिज का भी। ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बता रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे वर्क करता है। एंड फाइनली जो हमारा ब्रिजेज होते हैं उसमें गैल्वेनोमीटर जो भी है, अननोन रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं जानते होंगे। एडवांटेज ऑफ ब्रिजेज क्या होते हैं, द बैलेंस इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द इनपुट वोल्टेज एंड सोर्स। मतलब इसमें वोल्टेज करंट नहीं आता है, केवल रेजिस्टेंस होता है। अपीयर एंड बैलेंस इक्वेशन एंड मेजरमेंट मतलब इसको फाइंड करने के लिए केवीएल केसीएल भी आपको आना चाहिए। सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ, आगे जैसे हम अभी फाइंड करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एसी ब्रिज की बात करें तो एसी ब्रिज जो है ना, एसी ब्रिज कंसिस्ट ऑफ 4 नोड। ये भी सब कुछ वही लिखा है जो हम समझाएं। आगे बात करते हैं। मतलब यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे केवल जो एसी ब्रिज की हम बात करें तो एसी ब्रिज में फिगर यहाँ पे होगा पी एंड क्यू अपन आर अप एस, पी अपन क्यू इक्वल टू आर अपन एस। ये अपने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था। इसमें केवल और केवल रेजिस्टेंस आता था, क्यों, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी 0 होता है हमारा डीसी में। लेकिन अभी जैसे आगे आप पढ़ोगे, यहाँ पे दिखाया हुआ है, यहाँ पे भी 4 आर्म होते हैं, लेकिन यहाँ पे इम्पिडेंस आएगा Z1 अपन Z2 इक्वल टू Z3 अपन Z4। तो यहाँ पे R L C ये तीनों आएंगे, और तीनों आने के कारण यहाँ पे फेजर डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो जितना भी कह रहा हूँ चीज़ ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से सुना करो बात। जब तक सुनोगे नहीं, इतना आसान नहीं है समझना। और क्लास में पढ़े होगे, जो भी टीचर पढ़ाए होंगे, अगर अच्छे से पढ़ाएंगे तो ठीक है, नहीं तो ऑब्वियसली टीचर भी इसको उड़ा उड़ा के पढ़ाते हैं। बेसिकली 2 कंडीशन आर्डर टू बैलेंस द ब्रीज, मतलब 2 कंडीशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रिज को बैलेंस करने के लिए। पहला, डिटेक्टर आईडी जो करंट है वो 0 होना चाहिए, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द डिटेक्टर नोड भी 0। यहाँ पे यही बता रहा है कि जो हम डिटेक्टर यूज कर रहे हैं डी, और इसके बीच में आईडी करंट जा रहा है, वो जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस जो होना चाहिए भी जो 0 होना चाहिए। व्हाट इज बैलेंस are null condition in AC bridge is condition where the specific applied situation the detector current be 0। सब कुछ वही लिखा हुआ है यार, अब क्या पढ़ूँ, सब कुछ आप पढ़ लेना। PDF will be available on Telegram, you can join, okay।
एंड आगे हम बात करें एसी का बैलेंस इक्वेशन कैसे निकालते हैं, सब कुछ दिया होगा। देखो वहाँ पे क्या होता था, पी अपन क्यू, फिर से मैं बता रहा हूँ, अपन आर अपन एस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जेड वन अपन जेड टू इक्वल टू जेड थ्री अपन जेड फोर। इसमें केवीएल केसीएल आपको आना चाहिए। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन सच कंडीशन ए टू बी द इक्वल वोल्टेज ड्रॉप ए टू डी बोथ मैग्नीट्यूड इन फेज, सो वी कैन राइट ई वन इक्वल टू ई टू। देखो ई वन इक्वल टू ई टू यहाँ पे लिखा हुआ है, ये E1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक हमने लिया, ये हमारा रेजिस्टेंस जो इम्पीडेंस 1 है, इसमें वोल्टेज E1, यहाँ वोल्टेज E2, यहाँ वोल्टेज E3, इसके लिए इस आर्म के लिए, इस आर्म के लिए E4, राइट। और देखो यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट दे रहे हैं। कभी भी भूल के मतलब सपने में भी जो आपका AC ब्रिज है उसमें DC का यूज़ मत कर देना। अगर आप पूरा सही कर रहे हो, फेजर डायग्राम ईच एंड एवरीथिंग सही कर रहे हो, अगर यहाँ पे अपने DC लगा दिया ना तो आपका नंबर पूरा कट सकता है। तो इसीलिए बहुत ही ध्यान से, बहुत एक्टिव होके इस वीडियो को देखो और प्रैक्टिस करो। मैं बार बार कह रहा हूँ ना, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो E इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है, आप जानते हो V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर होता है। तो Z इक्वल टू यहाँ पे वही लिखा है कि I1 इंटू जेड वन, जेड हो जाएगा ना, यहाँ पे R तो होगा नहीं, V इक्वल टू आई इंटू जेड हो जाएगा, इंपीडेंस आएगा तो I1 Z1, और E2 इक्वल टू V I2 इंटू Z2 हो जाएगा। फिर I1 I3 मतलब करंट इक्वल होगा। देखो यहाँ पे ये करंट जा रहा है ना I2 और इधर I1 जा रहा है, तो ये जो है सीरीज में जा रहा है। देखो ये हमारा जो करंट है यहाँ से, मतलब यहाँ से जो है ना बढ़ जा रहा है, तो ये पैरेलल हो जा रहा है और इसमें सीरीज में जा रहा है। तो करंट जितना I1 होगा उतना ही I3 होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है I1 इक्वल टू I3, यहाँ से यहाँ पे I1 इक्वल टू ई अपन Z1 प्लस Z2 हो जाएगा। I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इसमें वोल्टेज E1 है, ठीक है, और Z1 प्लस Z3 हमारा जो है क्या हो जाएगा, I1 के लिए हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा, इमिडेंस हो जाएगा। I2 के लिए वही है, जो I2 करंट इसमें फ्लो होगा, I1 करंट इसमें फ्लो होगा। क्यों, क्योंकि ये सीरीज में है, और सीरीज में है तो I2 हम निकालेंगे। जब I1 I2 निकाल लेंगे तो फाइनली जब I1 I2 की वैल्यू हम इसमें रखेंगे, Z1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z1 इंटू ये हमारा, देखो हमने Z1 अपान Z2 हमने फाइंड किया, मतलब ये हमारा जो इक्वेशन आया ना, यहाँ पे लिखा है सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ 1 एंड 2, I1 I2 जो है हम इसमें रखेंगे, I1 की वैल्यू I2 की वैल्यू हम इसमें जब पुट करेंगे, ध्यान से देखो, बिना ध्यान से देखे नहीं होगा। जब यहाँ पे हम रखेंगे I1 I2 की वैल्यू तो ये हमारा फाइनली इतना आएगा। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो Z1 इंटू Z4 इक्वल टू Z2 अपन Z3 आएगा। सेम वही है, वहाँ पे क्या होता था, एक मिनट थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं फिर समझाते हैं। देखो वहाँ पे क्या होता था, जब हम गैल्वेनोमीटर में रीडिंग हमारा जीरो होता था तो P अपन Q इक्वल टू R अपन एस होता था, ठीक है। अपोजिट आर्म जो होते थे वो क्या होते थे, P अपन अपोजिट आर्म जो होते थे वो मतलब उनके रेशियो होते थे। यहाँ पे Z1 अपन Z4, देखो Z1 अपन Z2 हो जाएगा, Z1 अपन Z2 इक्वल टू Z3 अपन Z4 हो जाएगा, Z1 अपन Z2 इक्वल टू Z3 अपन Z4। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, समझ में आ रहा है ना, तो ये हमारा AC ब्रिज में बस रेजिस्टेंस नहीं हमारा इम्पिडेंस आ जाता है। द एबव इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, द एबव इक्वेशन इज बेसिक इक्वेशन ऑफ AC ब्रिज, दिस इज सुटेबल फॉर वाइल डीलिंग द AC ब्रिज कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट ऑन कंट्रेरी द डीलिंग विद द कंसिस्ट ऑफ पैरेलल एलिमेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है, जब हम मतलब हमने यहाँ पे तो इम्पिडेंस निकाला, जब हमें एडमिटेंस निकालना हो, ये एडमिटेंस 1 अपन जी, मतलब हाँ एडमिटेंस होता है, इम्पिडेंस का इन्वर्स जो होता है एडमिटेंस होता है, द प्रोडक्ट ऑफ इम्पिडेंस ऑफ द पेयर अपोजिट आर्म इम्पिडेंस, वही लिखा हुआ है। इतना तो आप मतलब जानते ही हो, इतना तो मतलब क्या कह सकते हैं, इतना तो आपको अब सोचने समझने की क्षमता हो ही चुका होगा कि 1 अपन जेड इक्वल टू क्या होता है, वाई होता है, ठीक है। तो बोथ मैग्नीट्यूड एंड फेज यहाँ पे हम फाइंड करेंगे। यहाँ पे मतलब कम्प्लेक्स टर्म भी आएगा, सब कुछ आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा। देख सकते हो ये कैसे होता है, ये आप समझे होंगे। अब आगे चलते हैं, मतलब यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि AC ब्रिज का जो भी एप्लीकेशन है, मतलब 1 बाई 1 जब हम अभी ब्रिज में घुसेंगे ना अंदर, मतलब अंदर जब जाएंगे तो और ही हम अच्छे से पढ़ेंगे। AC ब्रिज यूज टू फाइंड अननोन इम्पिडेंस अलॉन्ग विद एसोसिएटेड विद द पैरामीटर, और AC ब्रिज आर यूज सेफ्टिंग जो भी है इसका हम यूज करते हैं AC ब्रिज का, इसलिए हम एप्लीकेशन जो है पढ़ लेना, ठीक है। और AC ब्रिज का कहाँ यूज होता है, हेडफोन यूज होता है, वाइब्रेशन कैल्विनोमीटर, जो ट्यूनेबल एम्पलीफायर डिटेक्टर होता है वहाँ यूज होता है। ये सब आपका काम है, मैं नहीं पढ़ूंगा। अब स्टार्ट करते हैं हमारा फाइनली ब्रिजेस। सबसे पहले हम इंडक्टेंस ब्रिज में मैक्सवेल ब्रिज पढ़ते हैं। अब मैक्सवेल ब्रिज का डिफिनीशन आपको याद करना था, ब्रिज यूज टू मेजर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट इज नोन एज मैक्सवेल ब्रिज। एडवांटेज जो है ये व्हिटिस्टोन ब्रिज पे काम करता है। अब मैक्सवेल ब्रिज में दो मैक्सवेल ब्रिज होते हैं। देखो पहला जो होता है मैक्सवेल ब्रिज इंडक्टेंस केवल मेजर करता है, दूसरा जो इंडक्टेंस कैपेसिटेंस दोनों के लिए होता है। दोनों का
जो डायग्राम है दोनों का अलग है, एक में केवल इंडक्टेंस और एक में इंडक्टेंस कैपेसिटेंस आ जाएगा। दोनों का हमें जो है ना हमें फाइंड करना होगा। जब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमें Z1/Z2 जो भी है फाइंड करके हमें निकालना होगा। तो ये देख सकते हो अभी हम मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले इसमें 4 रेशियो होगा, आर्म होगा, रेजिस्टेंस के साथ मतलब सीरीज में इंडक्टेंस होगा, ये R1 L1 होगा, फिर से R3 होगा इसके मतलब सीरीज में होगा, फिर R2 और R2 जो हम लेंगे स्मॉल R2 वेरिएबल होगा, और R4 मतलब ऐसे हम इंडक्टेंस जो है ना मैक्सवेल इसका हम क्या करेंगे, हम जो है सबसे पहले इसका हम सर्किट डायग्राम याद करेंगे। याद करना पड़ेगा ही याद करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। इसका फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखो E2 इक्वल टू E3 जो है E4 के बराबर है। यहाँ पे E3 जो है, देखो E3 जो है E4 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों मतलब यहाँ पे हम रेफरेंस लेने वाले हैं। जब रेफरेंस लेंगे तो I1 I2, देखो हमारा I1 कहाँ करंट फ्लो हो रहा है, इसमें I1 करंट फ्लो होगा और इसमें I2 करंट फ्लो होगा। दोनों को रेफरेंस लेके इसमें हम क्या करेंगे, एक हम E पॉइंट जो है सपोज करेंगे जो हमें फाइंड करना है। यहाँ से E1 इक्वल टू E2 हो जाएगा, और यहाँ पे E हमारा देखो सबसे पहले हम जितना है भाई, हम यहाँ पे सबसे पहले I1 करंट यहाँ मानते हैं, I1 R1 यहाँ पे और I2 R2 यहाँ पे है। इससे हम पैरेलल जो हो गए लाइन ड्रा करेंगे, इससे पैरेलल है, ये जहाँ ड्रा करेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, E वैल्यू फाइंड हो जाएगा। यहाँ पे करंट जो होता है ना, सबसे पहले हम रेफरेंस लेंगे। करंट जो होता है वोल्टेज से, देखो इंडक्टेंस में करंट जो होता है वोल्टेज से लैग करता है, लैग, और जो कैपेसिटेंस आएगा कैपेसिटेंस में करंट जो होता है लीड करता है। तो वही हमारा करंट है, करंट यहाँ पे हमने लिया, करंट से हमारा ये वोल्टेज है, वोल्टेज हमने लिया, अब वोल्टेज इससे लैग कर रहा है, राइट। तो वही सब है, फेजर डायग्राम आपको समझना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारे पास तो कह सकता हूँ स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है कि एक चीज़ मतलब स्टेप बाय स्टेप ऐसा समझाऊँ। सबसे पहले इसको रेफरेंस लेंगे, फिर रेफरेंस लेने के बाद हम E1 इक्वल टू E2 लाइन ड्रा करेंगे, देन उसके बाद हम पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे, पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे जहाँ ये कट करेगा वहाँ हमारा E मिल जाएगा। यहाँ पे I1 ओमेगा L1 I2 ओमेगा L2 के बराबर होगा। ये सब आपको समझना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो सबसे पहले सपोज करना पड़ेगा। देखो जब एग्जाम में कोई भी ब्रिज आता है ना, सबसे पहले एक ब्रिज हम समझा देते हैं आपको कैसे लिखना है। मान चलो आपको मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज पूछ दिया, सबसे पहले मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज का ये सर्किट डायग्राम बनाओगे। सर्किट डायग्राम बनाने के बाद सबसे पहले सपोज करोगे लेट L1 जो है अननोन इंडक्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस R1, जो हमारा रेजिस्टेंस R1 है, देखो रेजिस्टेंस R1 में इंडक्टेंस होगा तो ये अननोन है, इसका हमें वैल्यू फाइंड नहीं है। L2 जो है वेरिएबल इंडक्टेंस है, फिक्स इसका रेजिस्टेंस जो है फिक्स R1 के साथ है। R2 जो है हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्टेड विद सीरीज जो है सीरीज L2 के साथ कनेक्टेड है। R3 एंड R4 आर नोन रेजिस्टेंस, जो R3 और R4 है इनका वैल्यू जो है हमें फाइंड मतलब पता है, नोन रेजिस्टेंस है लेकिन अननोन इंडक्टेंस है, इसमें इंडक्टेंस हमें फाइंड नहीं मालूम है। अब Z1 जो है Z1 इक्वल टू R1/J ओमेगा L1 होगा, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों है। यहाँ पे क्या हो जाएगा ओमेगा मतलब Z2 इक्वल टू R2 प्लस J ओमेगा L2 होगा। आप देख सकते हो भाई यहाँ पे दोनों में इंडक्टेंस है, इसमें भी इंडक्टेंस है, इसमें भी इंडक्टेंस है, ये सब तो आपको समझना ही होगा। फिर दर्द कर रहा है यार। Z3 इक्वल टू R3 होगा, Z4 इक्वल टू R4 होगा, लगातार बोलना हालत ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम Z1 Z2 Z3 Z4 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। Z3 इक्वल टू R3 होगा, क्यों देखो यहाँ पर हमने Z3 निकाला, इसमें इंडक्टेंस नहीं है, इसमें भी इंडक्टेंस नहीं है, ये कह सकते हैं इसमें केवल रेजिस्टेंस है, जो कि रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें मालूम है। तो जब हम अभी हमने आपको बताया था कि Z1/Z2 इक्वल टू Z3/Z4 आएगा, फिर ये मतलब Z1 Z4 ये एबव इक्वेशन जो हमने डिराइव किया था उसमें हम AC ब्रिज को मतलब डिराइव करने के लिए वैल्यू हम पुट करेंगे। अभी Z1 की वैल्यू हमारा इतना आता है, और Z1 इंटू Z4 देखो Z1 ये Z1 इंटू एक्स Z4 Z2 इंटू एक्स X3 अभी अभी हमने प्रूफ किया था जस्ट एबव। अब यहाँ पे Z1 Z4 Z2 Z3 की वैल्यू हम जब पुट करेंगे, पुट करने के बाद रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को हम क्या करेंगे मतलब क्या करते हैं हम कंपेयर करेंगे, या हम कह सकते हैं कि अलग करेंगे। तो यहाँ से L1 फाइंड होगा, यहाँ से R1 फाइंड होगा। सबसे पहले L1 इक्वल टू क्या आएगा R3/R4 और इंटू L2 आएगा, ये हमें याद करना होगा। हमें L1 और R1 ही फाइंड करना है ना, देखो हमें फाइनली हमें R1 और L1 फाइंड करना है क्योंकि अननोन है, और सब वैल्यू R3 R4 जो है नोन है। इनका यूज करके गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन का वैल्यू जो है हम एडजस्ट करके क्या करेंगे, हम फाइनली हमारा L1 R1 हमें फाइंड करना है।
जब L1 R1 फाइंड हो जाएगा, यही हमारा मेन पर्पस होता है किसी भी ब्रिज में। आगे हम बात करेंगे। और ठीक है, हमने मैक्सवेल जो है इंडक्टेंस ब्रिज देखा, अब मैक्सवेल कैपेसिटेंस ब्रिज देखते हैं। मैक्सवेल कैपेसिटेंस ब्रिज में देखो सेम वही फिगर रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो R4 है ना, R4 में कैपेसिटेंस हम सीरीज में ऐड कर देंगे। कैपेसिटेंस ऐड कर देंगे तो देखो यहाँ पे फिगर वही रहेगा, बस थोड़ा सा यहाँ पे फेजर डायग्राम ये डिफरेंस हो जाएगा। आप जानते हैं कि आई से हमारा वी जो मतलब ये हमने रेफरेंस लिए तो ये हमारा जो है आई रेफरेंस है। यहाँ पे अभी शुरू में आपने पढ़ा था I1 R1, यहाँ पे लेंगे I3 R3, क्योंकि ये सीरीज में है तो सेम फेज में हमारा करंट फ्लो होगा, और इसके कारण IC मतलब ये लीड करेगा ना करंट से। आपने देखा होगा कि जो हमारा कैपेसिटेंस जो होता है वो लीड करता है करंट इन कैपेसिटेंस, और जो इंडक्टेंस होता है उसमें लैग करता है। जब फाइनली हम बनाएंगे ना तो हमारा जो क्या कह सकते हैं, हमारा फेजर डायग्राम ऐसे आएगा। देखो इसको याद करना पड़ेगा, अब समझाने के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं और इतना एनर्जी भी नहीं, लेकिन हाँ समझ जाओगे अगर इसको देख के बनाओगे। देखो यहाँ पे कैपेसिटेंस आ रहा है, कैपेसिटेंस आने के कारण भाई लीड करेगा हमारा कैपेसिटेंस से। और जब ये हम शुरू में आपको बताया था, शुरू में ही बताया था इंडक्टेंस कारक यहाँ पे लेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे मतलब डॉटेड लाइन लेंगे, जहाँ ये मिलेगा हमारा ई फाइनली फाइंड हो जाएगा। तो ये सब तो आपको ड्रा करना ही पड़ेगा। जब मैं थर्ड सेमेस्टर में था ना, कम से कम 4 से 5 बार तो अपनी कॉपी भी बनाया था, तब जाके एग्जाम में भूल भी गया, लेकिन हाँ जो बनाया था सही बनाया था, अच्छा नंबर मिल गया। तो सोच सकते हो 4 से 5 बार रिवाइज करना पड़ता, क्योंकि इतना ब्रिजेस हैं, सबके ब्रिजेस। अभी देखें ना, अभी इसका फेजर डायग्राम कुछ और था, इसका सर्किट डायग्राम कुछ और था। इसका जब फाइंड करोगे इमेजिनरी और जो भी आपका रियल पार्ट है, इसको इक्वेट करोगे, L1 R1 फाइंड करोगे, फिर आपका इंडक्टेंस ब्रिज आएगा। इंडक्टेंस ब्रिज सेम वैसे ही है, देखो सेम सेम सेम। सबसे पहले हम ये फाइंड मतलब अगर इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज आया मैक्सवेल का तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे। सर्किट डायग्राम बनाने के बाद लेट करेंगे, अननोन रेजिस्टेंस R1 अननोन है R1, फिर जो भी हमारे पास नोन है R2 R3 हमारा नोन है, फिर कैपेसिटेंस इसमें निकालेंगे Z1/Z4 जो भी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब फाइंड करेंगे ना, जब हम मतलब सॉल्व करेंगे तो यहाँ ऊपर तो कुछ नहीं था, देखो ऊपर वाले में सब मतलब एक एक था और सीरीज में था तो ऐड हो गया, लेकिन यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे पैरेलल में आ जाता है। गौर करना बहुत ध्यान से, यहाँ पे C1R1 जो है ना, R4 जो है पैरेलल विथ C4। तो इसका फाइनली हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम इक्विवेलेंट निकालेंगे तो R2 इंटू C4/R4 + C4, हमें ऐसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने पड़ेगा। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है। Z4 के लिए R4 जो है 1/j ω C4 से हमारा क्या पैरेलल है। यहाँ से फिर हम Z4 निकालेंगे, Z4 हमारा इतना आया, Z4 आया, फिर Z1 इंटू Z4, ये हमारा बैलेंस कंडीशन का होता है। हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, बैलेंस कंडीशन का ये हमारा टर्म होता है। Z1 इंटू Z4 इक्वल टू Z2 इंटू Z3 होता है। फाइनली देखो हालत खराब हो रहा है हम Z1 की वैल्यू पुट करेंगे, Z4 की वैल्यू पुट करेंगे, Z2 और Z3 की वैल्यू पुट करेंगे, और फाइनली जो है इक्वेशन जो है इसको डिराइव करेंगे, मतलब सॉल्व करते जाएंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद फिर यहाँ पे हमें R1 L1 की वैल्यू फाइंड करनी है। R1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस के लिए R2 इंटू R3 अपन क्या आ जाएगा R4, और L1 इक्वल टू क्या आ जाएगा R2 R3 इंटू C4 आ जाएगा। इसमें देखो C4, इसमें कैपेसिटेंस आता है इंडक्टेंस वाले फार्मूले में, याद करना होगा। और हमारे जो इंडक्टेंस जो था केवल मैक्सवेल इंडक्टेंस, उसमें कैपेसिटेंस तो था ही नहीं, तो ये याद करना पड़ेगा। और इसमें क्वालिटी फैक्टर आता है। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ L1/R1 होता है। तो L1/R1, L1 की वैल्यू हमारी कितना आई थी, R1 की वैल्यू देखो, L1 की वैल्यू हमारी इतनी आई थी, L1 की वैल्यू इतनी, R1 की वैल्यू इतनी। तो क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू ओमेगा L1/R1 होता है। अब L1 की वैल्यू हमारा क्या है, R2 R3 इंटू C4, ठीक है। एक हम करके दिखा दे रहे हैं, इसके बाद आप करते रहना। मेरे पास इतना अब हालत ख़राब हो रही है बोलने में आगे देख लेना, ठीक है। तो ये हम L1/R1 की रेशियो लेंगे तो R2 R3 से कट जाएगा, फाइनली हमारा R4 ये इससे ऊपर चला जाएगा, हमारा ये ऊपर चला जाएगा। तो हमारा फाइनली जो है ना क्वालिटी फैक्टर क्या आ जाएगा, ω/C4/R4 हो जाएगा। ω/C4/R4 हमारा क्वालिटी फैक्टर आ जाएगा कैपेसिटेंस इंडक्टेंस ब्रिज के लिए। तो देख सकते हो यार, कुछ नहीं करना है। अभी तक देखो 2 ब्रिज पढ़े ना, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हमने मैक्सवेल ब्रिज पढ़ा। मैक्सवेल ब्रिज में 2 मैक्सवेल ब्रिज होते हैं। सबसे पहला हमारा इंडक्टेंस ब्रिज आता है, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज आता है। अगर ये आपके एग्जाम में आता है, सबसे पहले आप सर्किट डायग्राम बनाओगे, फिर सर्किट डायग्राम बनाने के फेजर डायग्राम बनाओगे, फिर आप लेट करोगे, जो भी आपके पास क्वांटिटी नोन है, जो अननोन है उसको आप क्या करोगे, लेट सपोज करोगे। सपोज करने के बाद आपने बैलेंस कंडीशन आपने पढ़ा था कि Z1 इंटू Z4
Z1 इंटू Z4 इक्वल टू Z3 इंटू Z2 होगा। अब सबकी वैल्यू हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में। जैसे ही हम पुट करेंगे, पुट करने के बाद हमें L1 R1 की वैल्यू फाइंड करना है। अगर देखो इंडक्टेंस में ना, अब क्वेश्चन पूछा जाता है, हम जब हम पढ़ रहे थे तो हमसे पूछा गया था, ये हमारे क्या कह सकते हैं भाई, इंटरनल पूछा गया था कि जो मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज है इसमें क्वालिटी फैक्टर क्यों नहीं होता है भाई, क्वालिटी फैक्टर क्यों नहीं होता है, क्वालिटी फैक्टर क्यों आपको केवल कैपेसिटेंस वाले में आता है। तो भाई क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू आपने पढ़ा ओमेगा L1 अपन R1 होता है। तो इसमें हमारा कैपेसिटेंस होता ही नहीं, कैपेसिटेंस होगा नहीं तो क्वालिटी फैक्टर आएगा ही नहीं। तो क्वालिटी फैक्टर केवल मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज में होता है। तो ये सब जब आप लेक्चर वीडियो प्रोवाइड करेंगे ना, तब जाके इतना डिटेलिंग आपको समझाना पड़ता है। ये केवल वन शॉट है, वन शॉट इज जस्ट ऑल अबाउट द रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू। और ऑब्वियसली कह सकते हैं कि एंडरसन ब्रिज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एंडरसन ब्रिज जो है, इसमें जो है देखो, इसका कॉम्प्लेक्स फिगर होता है, ये तो रटना ही पड़ेगा। इसमें जो होता है, ये जो डेल्टा में आता है, डेल्टा में आएगा, इसको क्या करेंगे, स्टार में हम कनेक्ट करेंगे। स्टार में जब हम बनाएंगे, स्टार में सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। डेल्टा से स्टार कैसे हम कन्वर्ट करते हैं ये तो हम नहीं बताएंगे, स्टार से डेल्टा आपने पढ़ा होगा। ऐसे हम फार्मूला जो भी है, डेरिवेशन है, आप देख लेना, इसका जो है फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं आप समझ लेना। फिर फाइनली सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे आगे जाओगे ना, तो यहाँ पे जो एंडरसन ब्रिज है, ये जो है मतलब ये डेल्टा में होता है। डेल्टा में होने के कारण यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे कहाँ गया भाई, हाँ इसको हमें सीरीज, ये हमें डेल्टा में कन्वर्ट, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना ही पड़ता है। इसके लिए सब फार्मूला दिया होगा यहाँ पे, सब मतलब वही है, Z1 अपॉन Z4, Z2 इंटू Z3, मतलब कैसे भी करके हमें बैलेंस इक्वेशन ब्रिज का जो है ना, हमें Z1 Z4 Z1 Z2 सबका वैल्यू फाइंड करने के बाद और फार्मूले में रखने के बाद, इतना तो आप कर ही लोगे यार, इंजीनियर हो। इंजीनियर अगर इतना कैलकुलेशन ना करे तो इंजीनियर का नाम कैसे कह सकते हो कि तुम इंजीनियर हो। तो ये सब कैलकुलेशन करना। और L1 की वैल्यू देखो इतना फाइंड होगी, L1 की वैल्यू फाइंड करना। L1 की वैल्यू फाइंड करोगे, R1 की वैल्यू, इसमें देखो R5 R6 R7 की वैल्यू लिख लेगा, क्योंकि ये सब अननोन रेजिस्टेंस है। सबकी वैल्यू फाइंड होगी, फाइंड होने के बाद हमें फाइनली L1 की वैल्यू आ जाएगी, R1 की वैल्यू फाइंड आ जाएगी। उसके बाद हम सभी वैल्यू फाइंड करने के बाद अगर क्वालिटी फैक्टर पूछे तो क्वालिटी फैक्टर ओमेगा L1 अपन R1 होता है। इसको रखने के बाद क्वालिटी फैक्टर फाइंड करेंगे। अब एंडरसन ब्रिज का कुछ इंपॉर्टेंस है, जैसे एट बैलेंस पॉइंट इजली ऑब्टेन एंडरसन ब्रिज कंपेयर टू मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। मैक्सवेल कैपेसिटेंस ब्रिज में जो है ना कंपेयर करोगे तो इसमें जो है ना बैलेंस पॉइंट फाइंड करना बहुत इजी होता है। बैलेंस यूज फिक्स कैपेसिटेंस बिकॉज ऑफ एक्यूरेट रीडिंग ऑब्टेन। ब्रिज में हम जो है ना कैपेसिटेंस जो मतलब यूज करते हैं उसके कारण जो है एक्यूरेट रीडिंग आता है। हमारा एंडरसन ब्रिज कैपेसिटेंस जो है ना, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस मैक्सवेल ब्रिज से ही अच्छा होता है। और इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज ये होता है कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है और सॉल्व करने में बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो ये सब हो गया एंडरसन ब्रिज। उसके बाद ओवन ब्रिज आता है। ओवन ब्रिज भी क्या यूज़ करते हैं, ओवन ब्रिज क्या यूज़ करते हैं, इंडक्टेंस फाइंड करने के लिए, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस। मेनली हम कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं, सॉरी इंडक्टेंस फाइंड करने के लिए। ओवन ब्रिज में क्या होता है, देखो सबसे पहले हम मैक्सवेल ब्रिज पढ़े थे, मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, उसमें सब सीरीज में था। जब हमने मतलब कैपेसिटेंस पढ़ा, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पैरेलल में आ गया। जब हमने एंडरसन ब्रिज पढ़ा तो इसमें एक और यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया, यहाँ पे कैपेसिटेंस आ गया। इसी कारण ये कॉम्प्लेक्स बन गया, लेकिन इसमें फाइंड करना वैल्यू बहुत ईजी होता है। ओवन ब्रिज पढ़ेंगे, ओवन ब्रिज में ये जो है ना जो हमारा आर्म 2 है उसमें सीरीज में कैपेसिटेंस आ जाता है। जब सीरीज में कैपेसिटेंस आ जाता है तो फिर कैपेसिटेंस आया, जब हम कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे तो यहाँ पे ये मतलब इसे लीड करेगा हमारा जब कैपेसिटेंस आ जाएगा। और ये इंडक्टेंस कारण आप जानते ही हो, जब इसको डॉटेड लाइन से बढ़ाओगे तो हमारा ई फाइंड हो जाएगा। तो ये आपका फेजर डायग्राम होगा, ये आपका सर्किट डायग्राम होगा आपका ओवन ब्रिज का। उसके बाद फिर ओवन ब्रिज का सब कुछ यहाँ पर थ्योरी लिखा होगा। थ्योरी आपका पढ़ना काम है, मेरा पढ़ना काम नहीं है, क्योंकि मैंने एग्जाम पास कर लिया है और मुझे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितना पढ़ना है उतना मैं ही रिपीट कर रहा हूँ। और ऑब्वियसली मेरा तो कंपटीशन पॉइंट व्यू से थ्योरी तो पूछेगा नहीं। आप अगर किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे मैं एसएससी जेई या किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करता हूँ, मोस्टली मैं एसएससी जेई का ही प्रिपरेशन करता हूँ, तो मैं बता दूँ इसमें अब तो थ्योरी पूछेगा नहीं, बस पूछेगा कि हमसे क्वालिटी फैक्टर पूछ सकता है, हमें हमसे स्टोरेज फैक्टर पूछ सकता है, हमसे R1 L1 की वैल्यू पूछ सकता है, हमें इक्वेशन में कुछ वैल्यू देके हमें मतलब वैल्यू देके और R1 की वैल्यू पूछ सकता है। तो हम तो आपको जितना बता रहा हूँ उससे मेरा रिवीजन हो रहा है, और मैं रिवीजन करने के लिए ही, एक फ़ायदे के लिए ही बनाता हूँ। ऑब्वियसली देखो
बिना फ़ायदा का कोई, बिना प्रॉफिट का कोई काम कर ही नहीं सकता इस दुनिया में। एवरीवन इज़ ग्रीडी। कोई ऐसा नहीं है ना दुनिया में जो ग्रीडी नहीं है। अगर अपनी माँ की भी बात करें ना, माँ भी दूध क्यों पिलाती है? क्योंकि बच्चा उसका, मतलब आप सुने होंगे कहानी, मैं यहाँ पे इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा, एक तो अपने मेरा हालत ख़राब है, 44 मिनट हो गया, अभी आज समझाने में 10 मिनट लगेगा ही। तो माँ भी अपने बच्चों को दूध क्यों पिलाती है? क्योंकि वो उसको बुढ़ा, मतलब जब वो बूढ़ी हो जाएगी, तो मतलब जब उसके उम्र जो है ढल जाएँगे, तो उस समय उसका वो मदद करेगा। तो वैसे ही अगर मैं अपनी बात करूँ, व्हाट आई हैव इंटरेस्ट, तो मेरा इंटरेस्ट ये है आपको समझाने में। एक तो एज़ आई एम सीनियर टू यू, तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू जस्ट गिव यू अ राइट डायरेक्शन हाउ यू स्कोर मोर मार्क्स। सेकंड वन इज़, जब मैं आपको समझाऊँगा तो मेरा एसएससी जेईई का जो ये एग्ज़ाम में आता है, मेरा रिवीजन होगा। दूसरी बात, जब मैं आपको समझाऊँगा तो आगे मुझे इन फ्यूचर मुझे टीचिंग लाइन भी पकड़ना है। जब टीचिंग लाइन पकड़ूँगा तो उसमें कंसेप्ट और क्लियर होगा, जितना कंसेप्ट क्लियर होगा उतने अच्छे से आगे आने वाले दिनों में जिसको मैं टीच करूँगा, जिसको मैं पढ़ाऊँगा, उनको और अच्छे से कंटेंट दूँगा। 3-4 फ़ायदे हैं मेरे, एज़ वेल एज़ कि यूट्यूब पे अपलोड करने पे कुछ अर्निंग भी होगा, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो वहाँ से मेरी अर्निंग भी होगी। तो 4-5 फ़ायदे हैं, उसके कारण मैं इतना डेडिकेटेड हूँ, अदरवाइज़ कोई डेडिकेटेड नहीं यार। दुनिया में कोई है क्या फ्री में आपको कुछ दे? कोई कुछ नहीं फ्री में देने वाला, कोई कुछ नहीं फ्री में देने वाला। तो चलो, ओवेन ब्रिज की बात हमने किया, ओवेन ब्रिज का भी आप पढ़ लेना। इसका सीरीज़ में कैपेसिटेंस होता है। उसके बाद जैसे ही आपने सर्किट डायग्राम बनाया, सर्किट डायग्राम बनाने के बाद आपको फेज़र डायग्राम बनाना पड़ेगा। फेज़र डायग्राम बनाने के बाद आपको लेट सपोज करना पड़ेगा, ये बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस कंडीशन का होगा। उसके बाद सबकी वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगा। सबकी वैल्यू पुट करने के बाद फाइनली आपको L1 की वैल्यू फाइंड होगी, R1 की वैल्यू फाइंड होगी। अगर क्वालिटी फैक्टर पूछेगा तो क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू ओमेगा L1/R1 होता है। L1/R1 की वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद आपने ओवेन ब्रिज का एडवांटेज पढ़ेंगे। तो एडवांटेज क्या है? बैलेंस कंडीशन इजली ऑब्टेन्ड, इक्वेशन डज मतलब सिंपल, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मतलब बैलेंस सिंपल होता है। ब्रिज यूज मेजरमेंट ऑफ लार्ज रेंज ऑफ इंडक्टेंस, जो अभी तक आप पढ़ रहे थे वो स्मॉल रेंज ऑफ कैपेसिटेंस की यूज होता था। हमारा ओवेन ब्रिज जो है, ओवेन ब्रिज या वेन ब्रिज है भाई, कौन सा ब्रिज है ये? ओवेन ब्रिज होगा। ओवेन ब्रिज जो है, ये जो है लार्ज रेंज ऑफ कैपेसिटेंस के लिए, इसके डिसएडवांटेज क्या है इतना मैं नहीं पढ़ूंगा, पढ़ लेना, ठीक है। तो शेयरिंग ब्रिज अब यूज करते हैं। अभी फाइनली जो आपका 4 ब्रिजेस थी एल के लिए, MAHO, आपको हम लास्ट में बताएंगे कैसे याद करते हैं। मैक्सवेल, हे ब्रिज, एंडरसन ब्रिज, ओवेन ब्रिज, ये सभी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लेना। शेयरिंग ब्रिज भी वैसे ही, शेयरिंग ब्रिज अब आगे हम कैपेसिटेंस के लिए, कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं एसी ब्रिज में। अब इसमें भी वही है सेम। ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सर्किट डायग्राम होगा। देखो, शेयरिंग ब्रिज का सर्किट डायग्राम यूज़ करना है। इसमें कैपेसिटेंस जरूर आएगा, इसमें कैपेसिटेंस ज़्यादा है क्योंकि कैपेसिटेंस फाइंड करना है। इसका कैपेसिटेंस आएगा तो ये लीड करेगा। देखो, ये लीड करेगा, आईसी जो है लीड करेगा वोल्टेज से। अब इसका भी जो है ना फेजर डायग्राम आपको याद ही करना पड़ेगा। तो फेजर डायग्राम तो मेरे एग्जाम में आने वाले नहीं है। मैं इस पर इतना टाइम क्यों दूँ? आपको पढ़ना है, आप रिवाइज करना, आप रटना। जब मेरा टाइम था मैंने रटा था, याद किया था, समझा था, तब जाकर अच्छा स्कोर किया। तो ये सब आपका काम है। उसके बाद आप जानते हैं कि Z1 Z2 जो भी होता है बैलेंस इक्वेशन, Z1/Z4 इक्वल टू Z2 × Z3, सभी का वैल्यू फाइंड करने के बाद सबका वैल्यू रखेंगे। उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद R1 और C1 वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो, अभी तक हम R1 और L1 वैल्यू फाइंड कर रहे थे, क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम इंडक्टेंस ब्रिज पढ़ रहे थे, अब कैपेसिटेंस ब्रिज पढ़ रहे हैं। यहाँ पे R1 C1 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। R1 C1 की वैल्यू फाइंड करने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना, यहाँ पे हमें D1 = 10 लैम्डा के बराबर हमें फाइंड करना पड़ता है। और जो ये D1 होता है ना, यहाँ वहाँ पे हम क्वालिटी फैक्टर फाइंड कर रहे थे, यहाँ पे D1 फाइंड करना पड़ेगा। अब D1 को हम क्या बोलते हैं? D1 को डिसिपिएशन फैक्टर बोलते हैं। मेरे दोस्त, याद रखना कि L1 इंडक्टेंस के लिए हम क्वालिटी फैक्टर फाइंड करते हैं, और जो कैपेसिटेंस के लिए है इसके लिए डिसिपिएशन फैक्टर फाइंड करते हैं। और डिसिपिएशन फैक्टर इक्वल टू क्या होगा? ओमेगा C4 मतलब R4। जो हमारा D1 होगा ना, ये डिसिपिएशन फैक्टर, ये 10 लैम्डा। वहाँ पे देखो, फिर से मैं बता रहा हूँ यार, हालत ख़राब हो गया। देखो, क्वालिटी फैक्टर जो होता है ना वो ओमेगा L1/R1 होता था। यहाँ पर डिसिपेशन फैक्टर जो है 10 लैम्डा के बराबर होता है। डिसिपेशन फैक्टर इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा C1/R1 होता है। तो वहाँ पे L1 × R1 हो रहा था, और यहाँ पे C1 × R4 हो रहा है। हमने स्क्रीनशॉट लिया क्योंकि मुझे भी रिवाइज करना पड़ेगा, देख सकते हो। यही सब हमारे एग्जाम में पूछेगा। अब मेरे को डिसिपेशन फैक्टर बस याद करना होगा कि डिसिपेशन फैक्टर इतना क्या होता है। मुझे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब जो मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ SSC, उसके लिए अब ये प्रूफिंग करना नहीं इंपॉर्टेंस है। एडवांटेज मुझे भी पढ़ना है, इसलिए एडवांटेज मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। ये बैलेंस जो है फ्री फ्रॉम फ्रीक्वेंसी होता है, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं आता। इसमें टर्म में देखोगे तो फ्रीक्वेंसी कहीं नहीं आता है, ठीक है। तो आगे इसका यही एडवांटेज है, जो भी है। डिसएडवांटेज आप पढ़ लेना जो भी है। मतलब अभी हम शेयरिंग ब्रिज पढ़ रहे थे, शेयरिंग ब्रिज के बाद वेन ब्रिज पढ़ेंगे। ये भी कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए हम इसका करते हैं।
और एक्यूरेसी भी ब्रीज बिटवीन 0.1 से 0.1% इसका एक्यूरेसी होता है, जो भी होता है आप पढ़ लेना, सब कुछ यहाँ दिया हुआ है। अब तो इतना मैंने समझा दिया कि आपको क्या करना है आप समझ ही गए होंगे। तो लास्टली वेन ब्रिज भी पढ़ लिया, और फाइनली हमने बोला था कि जो आपको एक टाइप ऑफ ट्रिक है, ये ट्रिक समझ सकते हो, ट्रिक ही है याद करने के लिए। इंडक्टेंस फाइंड करने के लिए हम 4 ब्रिज का यूज किया था, 1 2 3 4, और उसको कैसे याद कर सकते हो, महो, MAHO, महो याद रखो, महो महो महो। आप भूल जाते हैं, हम भी भूल जाते थे कि 4 ब्रिजेस कौन होते हैं, महो याद रखो। यहाँ पर DSW याद रखो, DSW कैपेसिटेंस के लिए। M से मैक्सवेल, A से एंडरसन, H से हे, O से ओवेन, यहाँ पर D से डी सॉटी, शेयरिंग ब्रिज एंड वेन ब्रिज। तो ये सब आपके फार्मूले हैं, ट्रिक हैं। महो महो याद रखो, महो से इंडक्टेंस कि जो 4 हमारे ब्रिज हैं वो याद हो जाएंगे। और DSW से आपको याद हो जाएगा कैपेसिटेंस ब्रिज। तो ये सब है, आप याद कर लेना। और फाइनली हमारा ये 3rd यूनिट भी कवर हुआ। एंड लास्ट में हम जरूर लिखते हैं कि थैंक यू। तो आप लोगों को बोलना चाहिए, आप कमेंट में थैंक यू नहीं लिख सकते हो, इतने भी आपके पास टाइम नहीं है। वीडियोस तो देखते हो लेकिन कमेंट नहीं देते हो यार। पॉजिटिव निगेटिव फीडबैक दो दिया करो, कैसा लग रहा है वीडियो। एंड हाँ, वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक तो कर ही सकते हो, और शेयर करना मत भूलना, मेरा रिक्वेस्ट है। हाँ, रिक्वेस्ट कह सकते हैं कि जितने शेयर करोगे उतने लोगों को पहुँचेगा और उनको भी हेल्प हो जाएगा थोड़ा। और सब्सक्राइब तो आप पे है, अच्छा लगे सब्सक्राइब करो, अच्छा नहीं लगेगा अनसब्सक्राइब करो यार, क्या कोई ज़रूरत नहीं है मुझे सब्सक्राइबर गेन नहीं करना, मुझे व्यूज़ से मतलब है, ठीक है। तो फाइनली बहुत ही वीडियो 50 मिनट का बन गया और मेरा भी हालत ख़राब हो गया। एंड फाइनली जितना भी हो सका था हमने यूनिट नंबर 3rd कवर किया। थैंक यू।